हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है एंड वेलकम टू अवर चैनल डीडीसी। और आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज फॉर एनडीए सेकंड 2023 एग्जाम के लिए, जिसमें आज हम अपने पहले वीडियो से शुरू करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर एनडीए एग्जाम 2023। तो मैं शुरू करता हूं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। Protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife is a option first, fundamental right. Option 2, directive principle of state policy. 3, fundamental duty. 4, both 2 and 3, यानी कि both directive principle and fundamental duty. तो बच्चों protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife is a fundamental duty. तो इसका आंसर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य है क्या करना? प्रोटेक्ट करना अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य है। सेकंड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट? ऑप्शन 1 आर्टिकल 58, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 और ऑप्शन डी आर्टिकल 50। तो बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेट को डायरेक्शंस टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी मतलब न्यायपालिका यानी कि कोर्ट। जुडिशरी को किससे अलग करना? एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से। और सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? किसको डायरेक्शन दी गई है? स्टेट को। और स्टेट को किस चीज में डायरेक्शन दी जाती है? डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में क्या है? जो पार्ट 4 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट डीपीएसपी का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेट को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शंस दी हुई हैं। तो और इसमें से कौन सा? एक तो ये आता है, देखो किसके अंडर? डीपीएसपी के अंडर। और एक आर्टिकल 50 आता है। तो आर्टिकल 44 तो सिविल यूनिफॉर्म कोड है, सिविल यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या डायरेक्शन दी गई है? आर्टिकल 50 में स्टेट को डायरेक्शन दी गई है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से अलग करने के लिए। मतलब दोनों क्या होंगी? स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले देखो, राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बच्चों, ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 11 नहीं, आर्टिकल 13 बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 11 तो नागरिकता से रिलेटेड है। और ये तो किसमें? राइट, फंडामेंटल राइट्स में आता भी नहीं है, तो किसमें आता है? सिटीजनशिप में आता है। आर्टिकल 13 में कहा गया है, क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में तो ये कहा गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो क्या करता हो? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। आर्टिकल 19 में हमें क्या दी गई है? 6 स्वतंत्रताएं, 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। उसी के अंदर आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 19 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? ठीक है, अब सबसे पहले देखना कोरम होता क्या है।
quorum is the minimum number of members required to execute a session. Minimum number of members required to execute a session. किस चीज का सेशन? सुप्रीम लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का हो. हिंदी में समझा देता हूं आपको. कोरम क्या होता है? मिनिमम, कम से कम सदस्य उस सभा के जो प्रेजेंट होने चाहिए सेशन को क्या करने के लिए, चलाने के लिए. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाफ. ऑप्शन ए हाफ ऑफ द टोटल मेंबर, यानी ये कह रहा है कि हाफ ऑफ टोटल मेंबर. जितने टोटल मेंबर्स हैं उसके हाफ, यानी कि लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 552, तो ये बोल रहा है उसका हाफ. नहीं. अ क्वार्टर ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि 1/4. नहीं. 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, यानी कि 1/5. नहीं. 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस. राइट आंसर. 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस. कोरम कितना होता है? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि लोकसभा का पूछ रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 552 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि लगभग 55 लोग जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए लोकसभा का सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Who is the constitutional head of the state governments? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? नहीं. हाई कोर्ट ऑफ द जज? बिल्कुल नहीं. गवर्नर, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. जैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, इंडिया के क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. ऐसी स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? गवर्नर. गवर्नर, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. बहुत ही आसान क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. पहली बात तो आपको ये बता दो, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल 51 का पार्ट ए. आर्टिकल 51 का पार्ट ए. और ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर. डीपीएसपी के अंदर ही आता है. तो कितने टाइप की कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं? 9 नहीं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. जब ऐड किया गया था उस समय टोटल कितनी थी? जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी उस समय थी टोटल फंडामेंटल, एफडी लिख रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज थी 10. फिर 11वीं 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई. क्या फंडामेंटल ड्यूटी? 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है. उनके माँ बाप की फंडामेंटल ड्यूटी है. ये कब ऐड किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. तो आंसर है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस given article has a right to privacy been incorporated as fundamental right? right to privacy. सबसे पहली बात तो हमें पता चल गई कि क्या होगा? फंडामेंटल राइट होगा भैया. फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी. तो आर्टिकल 15 नहीं. आर्टिकल 15 तो इक्वालिटी है, प्राइवेसी, इसमें तो प्राइवेसी का कोई जिक्र नहीं है. आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 हमारा है अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 21, जी हाँ आंसर है आर्टिकल 21, जो क्या है हमारा? जीवन जीने का अधिकार. ठीक है, जीवन जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी. देखो पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आता है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आता है क्या? प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार. तो आर्टिकल 21 इसका आंसर है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. In which part of Indian Constitution we find the provisions related to citizenship? ठीक है, citizenship, provision related to citizenship. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने थे? 22. और टोटल आर्टिकल्स कितने थे?
जब लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन उस समय 395, और इन 395 आर्टिकल्स को ही 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इसमें सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट, सिटीजनशिप सेकंड पार्ट, दैट इज आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हमारी क्लियरली मेंशन है क्या, सिटीजनशिप। तो आंसर क्या होगा, पहला ही आंसर होगा ए। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में दी गई है, पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Who among the given has a right to summon the parliament? किसके पास पार्लियामेंट को समन करने की पावर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, सबसे पावरफुल आदमी कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसके पास है समन करने की पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, बाकी किसी के पास ये पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, habeas corpus is associated with which of the given part of Indian Constitution? habeas corpus, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। habeas corpus क्या है, एक तरीके की रिट है। क्या बोलते हैं इसे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सशरीर, शरीर के साथ पेश करना, सामने पेश करना। तो हैबियस कॉर्पस एक रिट है, और रिट कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है किसी का भी, तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर कहां मूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो किसका पार्ट होना चाहिए हैबियस कॉर्पस, प्रियम्बल का नहीं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट्स। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। ये कह रहा है फेडरलिज्म इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए हमारा संविधान जब बना तो हमने मैक्सिमम पार्ट कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और कुछ चीजें और कंट्रीज से भी बोरो की गई। जो जो अच्छी चीजें थी, प्रावधान थे किसी और कंट्री के संविधान में, वो हमने बोरो किए वहां से। तो ये पूछ रहा है कि फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसका आंसर है कनाडा। कनाडा से फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोरो किया है इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कब बनी थी, 1946। कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946, और उसी की रिकमेंडेशंस पे क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे टोटल, 289 मेंबर्स। तो ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो कब हुई। तो इसका आंसर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान बनाने में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल टाइम कितना लगा, तो आंसर क्या होगा, 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपको याद रखना है 2 11 18, 2 11 18 याद रखो, अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखो, 2 11 18। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13, व्हाट डज 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। 10वीं अनुसूची में, 10th शेड्यूल में क्या दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। अगला देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थर्न स्टेट, नहीं। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, बिल्कुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरियाज, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में दिया गया है इंडिया के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के।
10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड कब किया गया था? 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 करके 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? साफ पता चल गया कि क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और हमें पता है डीपीएसपी पार्ट 4 और आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, तो कहीं आर्टिकल 36 से 51 के बीच ही होगा, क्योंकि डीपीएसपी है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सौहार्द बनाए रखना। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 51 में स्टेट को ये क्या दी गई है? डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या किसको प्रमोट करेगा? पीस और सिक्योरिटी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15, इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर वर्ड पे फोकस करेंगे हम। सेक्युलर कंट्री बिकॉज सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट टू। इंडिया को सेक्युलर कंट्री, सबसे पहले सेक्युलर का वर्ड क्या होता है? सेक्युलर का मतलब हिंदी में होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है वो कंट्री जो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। और इंडिया में क्या है? इंडिया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो तो करता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नहीं, धर्म की बात ही नहीं आ रही है। फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वन चॉइस, बिल्कुल सही, को अपनी मर्जी से कोई सा भी धर्म मानना, इसकी आजादी कोई तो बोलेंगे सेक्युलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लिबर्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लिबर्टी? लिबर्टी को क्या बोलते हैं? आजादी। ऑप्शन ए, राइट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, कुछ भी बोल देना। ठीक है, पार्शली ट्रू है। राइट टू गो एनीवेयर, कहीं भी घूमना, कहीं भी चले जाना, ये भी पार्शली ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल सही, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी, ये पार्शियली सही है, बिल्कुल सही। कौन सा है? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी रोक टोक ना होना। जब कोई भी रोक टोक नहीं होगी तो उसी को तो आजादी बोलेंगे, उसी को तो लिबर्टी बोलेंगे। तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, the doctrine of basic structure was evolved in which of the given case? मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, किसका बेसिक स्ट्रक्चर? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से केस में सबसे पहली बार आया था? अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, माधव जिवारी राव सिंधिया केस, नहीं। केशवानंद भारती केस, इसका आंसर है केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आर्टिकल 368 के अंडर, लेकिन उस अमेंडमेंट से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर पार्लियामेंट को ये बताएगा कि जिसमें आपने अमेंडमेंट किया ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि नहीं। तो इसका आंसर है केशवानंद भारती केस, 1973 का केस है ये। अच्छा, इस केस के बारे में एक और चीज, अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ यानी कि जजेस की बेंच
इसी केस में बैठी थी। इसमें कितने जजेस थे? टोटल 13 जज थे। संवैधानिक पीठ, बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to grant pardons to any person? grant pardon मतलब क्या करना? grant pardon का मतलब होता है क्या करना? क्षमादान दे देना, किसी भी सजा को क्या करना? इम्प्रोवाइज करना, पार्डन, ठीक है, किसी के भी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी। तो ये पावर किसको है? पहले ये पावर ये सिर्फ प्रेसिडेंट को थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्या करा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को भी ये पावर दे दी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट मृत्युदंड यानी कि डेथ सेंटेंस का जो स्वरूप है उसको बदल सकता है, कम कर सकता है, उसको क्या कर सकता है? कम कर सकता है, माफ भी कर सकता है, लेकिन जो गवर्नर होंगे वो ये नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस के लिए कुछ नहीं कर सकते वो। बाकी और सजाओं में क्या कर सकते हैं? थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये? आर्टिकल 72, ऑप्शन बी। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन, एनी डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections? ये कह रहा है कि भाई वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने जो 21 साल यानी कि 21 ईयर्स जो एज हुआ करती थी वोटिंग राइट, उसको कम करके 18 साल कर दिया, और 18 साल से ऊपर के, 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं वो उनको ये अधिकार दे दिया गया वोट देने का। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया था ये? 57th नहीं है, 48 नहीं है, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था? 1989 में। 1989 में 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया गया? जो 21 साल पहले उम्र हुआ करती थी, एज हुआ करती थी वोटिंग राइट मिलने की, वो उसको कम करके 18 कर दिया गया, ठीक है। तो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20, which article of Indian Constitution deals with the imposition of president's rule? बहुत ही आसान। कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी? हमें पता है 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो हमें तीनों पता है, ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और ये आर्टिकल 360। तो क्या होगा आंसर? सीधा आंसर है आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंडर इंपोज किया जाता है। The Rajya Sabha can delay the money bill sent for its consideration by Lok Sabha for a maximum period of money bill. The money bill. तो ये पूछ रहा है कि मनी बिल को लोकसभा, राज्यसभा कितने दिन तक डिले कर सकती है? तो हम जानते हैं मनी बिल जो कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 110 मनी बिल। तो हम सबको बताएं कि मनी बिल पे राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है मनी बिल पे राज्यसभा को। राज्यसभा 14 दिन के अंदर पास करेगी ही करेगी मनी बिल को। अगर 14 दिन के अंदर पास नहीं किया तो क्या माना जाएगा? ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा मनी बिल। तो इसका आंसर है 14 डेज, मैक्सिमम 14 डेज तक राज्यसभा क्या कर सकती है? डिले कर सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा मनी बिल पे, क्योंकि कोई भी पावर नहीं है राज्यसभा को। नेक्स्ट देखते हैं, द DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में, NDA, CDS, FCAT, बहुत सारे एग्जामों में, SSC, CGL, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द DPSP
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिए हैं, बोरो किए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया है। यूएसए नहीं, यहाँ से बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है, यहाँ से बहुत सारी चीजें ली हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया, रशिया से भी नहीं लिया है हमने, यूएसएसआर से, इससे भी नहीं लिया है। कहां से लिया गया है? रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्या? डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given article of Indian Constitution empowers the High Court to issue writs? अब देखिए रिट्स तो दी गई है किसमें? आर्टिकल 32 यानी कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो, लेकिन ये पूछ रहा है कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट इशू करता है? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, आर्टिकल 226। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता कि हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट होता, कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर इशू करता है, तो आर्टिकल 139 होता हमारा आंसर, आर्टिकल 139। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंप्राइजेस ऑफ, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इलेक्शन, सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन लोग पार्ट लेते हैं, कहां कहां के मेंबर्स पार्ट लेते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यस लेते हैं, सही है ये भी। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उसमें भाग नहीं लेते। ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के सारे मेंबर और लोकसभा के सारे मेंबर। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा कि बोथ ए एंड सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सारे मेंबर्स लोकसभा के और सारे मेंबर्स राज्यसभा के मिलके क्या करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, किसका? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। ये सारे मेंबर्स लोकसभा के और राज्यसभा के वोट करेंगे इसमें। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैक्सिमम यानी कि कितने, मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? तो इसका आंसर सीधा सीधा 250 है। 250 लोग हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोकसभा राज्यसभा में, जिसमें से 238 इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड कहां से होते हैं? हर स्टेट से जितने भी अनुसूची 4 के अंदर यानी कि शेड्यूल 4 के अंदर बताया हुआ होगा किस स्टेट से कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में, उन स्टेट से इलेक्टेड होंगे 238, और 12 नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेट करेगा कौन? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, एक दो चीजें और है। तो इन ग्राउंड्स पे, अच्छा स्पोर्ट्स में करते तभी तो सचिन तेंदुलकर को भी मेंबर बनाया गया था एक बार, किसका? राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को भी, ठीक है। तो 12 नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इन सब फील्ड्स में जो क्या होते हैं, वो अपनी फील्ड में बहुत अव्वल लोग होते हैं, उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। 6th शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 6ठी अनुसूची के बारे में। देखिए 6th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? 6th शेड्यूल में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ऑफ AMTM। AMTM याद रखना है। AMTM का मतलब है असम, M मेघालय,
T त्रिपुरा and M मिजोरम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM से हम याद रखेंगे। तो मिजोरम बिल्कुल भैया एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये क्या पूछ रहा है, शैल नॉट अप्लाई, ये पूछ रहा है शैल नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई किस कौन से स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा, मिजोरम इस पे तो होता है भाई अप्लाई, सिक्किम, सिक्किम पे नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। मेघालय पे भी होता है, त्रिपुरा पे भी होता है, AMTM, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज बिलोंग टू, ठीक है, ये पूछ रहा है कि पंचायती सिस्टम है, जो पंचायत का जो सिस्टम है वो कौन सी लिस्ट से, कौन सी सूची से बिलोंग करता है। तो कौन सी सूची से बिलोंग करता है, स्टेट लिस्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि स्टेट के पास है राइट सारे। ठीक है, पंचायत बनाने से रिलेटेड तो स्टेट लिस्ट में लाई करता है पंचायती राज। अब देखिए कितनी 3 टाइप की लिस्ट होती है, कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है ये, शेड्यूल 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा। और ये बंटवारा करने के लिए 3 टाइप की लिस्ट बनाई गई है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, जिनपे ऐसे विषय, इनके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। इस पे क्या होता है, इस पे कोई भी कानून बना सकता है, स्टेट भी सेंटर भी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन अगर स्टेट ने और यूनियन ने दोनों ने कानून बना दिया तो वैलिड किसका माना जाएगा, सेंटर का, यानी कि यूनियन का वैलिड माना जाएगा। अच्छा, और कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, बोरोड बाय ऑस्ट्रेलिया, बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यूनियन लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट्स हैं 100 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, टोटल 61 सब्जेक्ट्स। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे हैं 52 सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इज द जुडिशरी ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट, देखिए ये पूछ रहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से स्टेट का हाईकोर्ट भी है। तो देखिए भाई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर कौन सा, एक तो भैया गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में, असम तो आएगा ही। असम का हाईकोर्ट क्या है, गुवाहाटी है। नागालैंड का अपना हाईकोर्ट नहीं है, उनका हाईकोर्ट भी गुवाहाटी है। अरुणाचल प्रदेश, इनका भी अपना हाईकोर्ट नहीं है, ये भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर ही आता है। और असम, ये भी किसके अंदर आता है, अच्छा असम तो दिया हुआ है, पहले लिख दिया। मिजोरम, मिजोरम का भी अपना हाईकोर्ट नहीं है, तो ये भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर ही आता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, असम ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नागालैंड ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की जुडिशरी कहां तक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम भी आता है इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, ठीक है, as it provides protection in relation to conviction for offences. What protection is not provided the person accused of offence under article 20? सबसे पहले आर्टिकल 20 है अपराध एवं दोष सिद्धि के समक्ष के विषय में संरक्षण। मतलब कि अगर कोई आदमी क्या करता है, कोई क्राइम करता है और उसपे वो क्राइम साबित हो जाता है, ऑफेंस साबित हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के अंदर। 3 टाइप की प्रोटेक्शन उसको दी गई है। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी प्रोटेक्शन वो नहीं है जो दी गई है उसको आर्टिकल 20 के अंदर। एक्स पोस्ट फैक्टो फ्लेम, एक्स पोस्ट फैक्टो, तो ये दी गई है। इसका मतलब क्या है, वो क्राइम जो उसने ऑफेंस किया है वो तभी ऑफेंस के दायरे में आएगा जब वो उस समय, जिस समय उसने किया है, ऑफेंस है। तो बिल्कुल सही, ये तो है। दूसरा देखते हैं डबल थ्रेट। डबल थ्रेट का मतलब उसको क्या नहीं किया जाएगा,
एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, तो ये भी है प्रोटेक्शन। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ ब्लेम, मतलब उसे अपने विरुद्ध गवाही देने पे मजबूर नहीं किया जाएगा, तो ये भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो पूछ रहे क्वेश्चन में कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा हुआ, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, तो ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि ये तो आर्टिकल 22 के अंदर निवारक निरोध के संबंध में दिया गया। आर्टिकल 22 के अंदर एक प्रोटेक्शन दी गई है, उसमें आता है ये कि 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने पेश करना जिसको गिरफ्तार किया है। तो ये तीनों तो है भाई, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऐसे इलेक्शंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक बिल्कुल सही, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट स्टेट, कंसर्न स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है, यूनियन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। तो इसका आंसर होगा पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट circumstances can the president declare a national emergency under article 352, national emergency under article 352 all over the country in any part of it। तो पूछ रहा है कि वो कौन से कारण होंगे, वो कौन से ग्राउंड्स होंगे जिन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी क्या करेगा, अनाउंस करेगा। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी दी गई है, तो कौन कौन से होंगे मैंने आपको बताया था। आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह, और एक्सटर्नल एग्रेशन जो था उसको ही बदल के एक्सटर्नल अटैक। तो इन दो ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। या तो क्या हुआ, एक्सटर्नल अटैक मतलब कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने वाली हो, वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए तब, और आर्म्ड रिबेलियन यानी कि गृह युद्ध छिड़ जाए, किसके साथ, हथियारों के साथ, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, हथियारों के साथ क्या हो जाए, रिबेलियन मतलब क्या हो जाए, कोई विद्रोह हो जाए। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसके आंसर है, ऑप्शन एक्सटर्नल अटैक एंड और या तो ये हो या दोनों हो जाए, ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर 32, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिजॉल्व द डेडलॉक बाय होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोविजन टू रिजॉल्व द डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक क्या कंडीशन होती है, डेडलॉक ऐसी कंडीशन होती है जिसको रिजॉल्व करना नामुमकिन होता है, नामुमकिन। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें डेडलॉक कंडीशन में जॉइंट सिटिंग अगर क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, मतलब मान लो लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, उसको लेके लोकसभा पास कर दे राज्यसभा ना करे, या राज्यसभा पास कर दे लोकसभा ना करे, तो ऐसी कंडीशन में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, जॉइंट सिटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती हैं और तब वोटिंग होती है किसी भी बिल पे, ठीक है। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है, तो ये बोल रहा है कि जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो ऑर्डिनरी बिल पे तो किसको, राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल क्या है, अधिकार प्राप्त है, राइट है, तो इस पे जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, बिल्कुल बुलाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे बुलाई जा सकती है। मनी बिल, इसका आंसर है मनी बिल पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि मनी बिल पे राज्यसभा को कोई भी अधिकार है ही नहीं। 14 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, क्या, मनी बिल, और अगर नहीं करती तो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा 14 डेज के अंदर। तो आंसर है मनी बिल, आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में दी हुई है, हमें पता है। देखिए जब संविधान लागू हुआ 1950 में 51 में, उस समय 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज लिस्टेड थी। 14 लैंग्वेज थी कब? 1950 में। लेकिन अगर आज की डेट में हम देखें तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। और ये पूछ रहा है कि इन 22 लैंग्वेजेस में जो लिस्टेड है किसमें? 8th शेड्यूल में, उनमें से इनमें से कौन सी लैंग्वेज उसमें नहीं है? तो संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली है। पर्शियन लैंग्वेज जो है, पर्शियन, ये नहीं लिस्टेड है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the house where the chairperson is not the member of that house? ये बोल रहा है कि वो कौन सा हाउस होता है, कौन सा ऐसा सदन होता है जहां का जो चेयरपर्सन होता है या स्पीकर होता है वो उस हाउस का ही मेंबर नहीं होता। बहुत आसान सवाल है, राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन, चेयरमैन नहीं बोलेंगे, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये क्या होता है, इसका चुनाव होता है, ये इलेक्ट होता है। इसमें कौन पार्ट लेते हैं? लोकसभा के सारे मेंबर्स और राज्यसभा के सारे मेंबर्स। तो ये राज्यसभा का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कई बार पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम टेन्योर। तो 5 इयर्स होता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि राज्यसभा के जो और मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 इयर्स का, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का होता है 5 इयर्स का। और ये चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, लेकिन ये पार्ट नहीं होता राज्यसभा का। तो आंसर हो गया राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस दिन। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था, चेयरमैन। अच्छा, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था इनको, टेम्परेरी चेयरमैन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे सीनियर, एज में सबसे सीनियर आदमी थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था। परमानेंट चेयरमैन किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था। संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर है 9 दिसंबर को किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु रिटायर्स एवरी सेकंड ईयर। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि राज्यसभा के कितने मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। देखिए राज्यसभा क्या है? अपर हाउस, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्यों अपर हाउस बोला जाता है? क्योंकि इसको कभी क्या नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि डिबोलिश नहीं किया जा सकता राज्यसभा को कभी भी, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 6 इयर्स, जिसमें से हर सेकेंड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, रिटायर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु रिटायर्स एवरी सेकंड ईयर। कितने? हाफ नहीं, 1/3। देखिए सीधा सीधा आंसर है 1/3। 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लाई वैकेंट, हु ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है। देखिए अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट की तो पोस्ट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है, इसकी पोस्ट भी खाली है। तो अब
प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा उस समय? प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। प्रेसिडेंट की तरह कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा? प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड द reorganization of state boundaries was State Reorganization Commission. State Reorganization Committee. It was constituted in year. ये पूछ रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी या कमीशन कौन से ईयर में बनाई गई थी? ठीक है, देखिए स्टेट के रीऑर्गेनाइज, हमारी आजादी के बाद स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। 1953 में जब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उन्होंने मद्रास से अलग करके एक अलग स्टेट बनाया। कौन सा? आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई 1956 में, जिसके चेयरमैन कौन थे? अली फजल। इसीलिए इसको अली फजल कमेटी या अली फजल आयोग भी बोला जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड मस्ट अपीयर बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विदिन आर्टिकल 22। अगर किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 टाइप की प्रोटेक्शंस होती हैं। उसी में से है कि भाई उसे सबसे पहले नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास कितनी देर के अंदर पहुंचाना पड़ेगा? 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर सबसे पास के मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? 24 आवर्स। लीगली एबल टू डिक्लेयर वॉर और डिसाइड पीस, किसको है पावर? लीगली किसको है पावर है वॉर डिक्लेयर करने की और पीस डिक्लेयर करने की? किसको है पावर? तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये सारी पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से सारे काम होते हैं इंडिया में। तो किसके पास है पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमिटी वाज फॉर्म्ड। बलवंत राय मेहता कमिटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन लिंग्विस्टिक बेसिस, पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज सिस्टम के लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पे ही 3 टियर स्ट्रक्चर ऐड किया गया। काहे में? पंचायती राज सिस्टम में, जिसमें विलेज लेवल पे यानी कि ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल पे जिला पंचायत, यानी कि जिला पंचायत इसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम, देखिए ऐड तो पंचायती राज सिस्टम ऐड तो किया गया था किसकी सिफारिशों पे? पीके थुंगन कमेटी की सिफारिशों पे। लेकिन 3 टियर स्ट्रक्चर ऐड किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पे। तो सिंपल सा आंसर है, बलवंत राय मेहता कमेटी वाज फॉर्म्ड। किस लिए फॉर्म की गई थी? पंचायती राज सिस्टम के लिए, जिसमें 3 टियर स्ट्रक्चर ऐड किया गया था जिसके रिकमेंडेशन पे पंचायतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी 6 months। प्रेसिडेंट रूल यानी कि इमरजेंसी अंडर आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल 356। तो भाई सीधी सी बात है कि हर 6 महीने में कितने साल के मैक्सिमम कितने साल के लिए बढ़ सकता है प्रेसिडेंट रूल? 3 साल के लिए। 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता प्रेसिडेंट रूल। तो सिंपल सा आंसर है 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किया गया था? कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशंस पे? देवराज अरस कमिटी नहीं, करण सिंह कमिटी नहीं, स्वर्ण सिंह मेहता कमिटी। स्वर्ण सिंह मेहता कमिटी की सिफारिशों पे, रिकमेंडेशन पे ऐड किया था आर्टिकल 51 का पार्ट ए, जिसमें पहले कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और अब कितनी है? 11 है। क्यों? क्योंकि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में करके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए को क्या कराना? एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A, यानी कि डीपीएसपी के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which method is adopted for election of president? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन से मेथड अडॉप्ट किए गए हैं? तो इसका आंसर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सही, सिंगल ट्रांसफरेबल सही, इनडायरेक्ट वोटिंग सही। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे तरीके। इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं दिए जाते वोट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। तो इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, क्योंकि जिन लोगों को हमने चुना है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, हम नहीं करते डायरेक्ट। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपातिक, और सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है। देखो रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से होता है, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से होता है। मान लो 3 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, ए बी सी, तो हर इंसान को क्या देनी होती है? रैंकिंग देनी होती है। ये रैंकिंग का मतलब, मैं चाहता हूँ मान लो बी को बनना चाहिए, तो बी को मैं पहले नंबर पे चाहता हूँ, ए को दूसरे नंबर पे, सी को तीसरे नंबर पे, तो रैंकिंग देनी होती है। इस टाइप से रैंकिंग वाइज होता है। जिसको सबसे ज्यादा 1 मिलेगा, मान लो 50%, बी को 50% लोगों ने 1 दिया, तो बी क्या बन जाएगा? डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। फिर दूसरी चीज ये कि क्या हर एक विधायक, यानी कि हर एक लेजिस्लेटिव कमेटी का मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है। हर एक उसका एक वैल्यू होता है। तो तीनों तरीके क्या करते हैं? फॉलो किए जाते हैं। किसमें? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल, इनडायरेक्ट वोटिंग। अगला क्वेश्चन 45। The number of members nominated by president in Lok Sabha and Rajya Sabha are respectively। लोकसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? 2, और वो भी एंग्लो इंडियंस को। एंग्लो इंडियंस मतलब आधे विदेशी और आधे इंडियन। और राज्यसभा में कितने करता है? 12, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 and 12। ऑप्शन बी 2 and 12, 2 लोकसभा में, 12 राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following schedules of Indian Constitution talks about the allocation of seats in Rajya Sabha? ठीक है। कौन से शेड्यूल में क्या प्रावधान किए गए हैं? राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ ईच स्टेट, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा, यानी कि हर स्टेट की कुछ सीट है राज्यसभा में। ये कौन से शेड्यूल में बताया गया? कौन से स्केड्यूल में बताया गया? तो कौन से स्केड्यूल में बताया गया है? ये 4, शेड्यूल 4 इसका आंसर हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ रिपब्लिक, इट मींस रिपब्लिक। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाली जो वीडियो थी उसमें समझाया था कि रिपब्लिक किसको कहते हैं। मोनार्क का उल्टा रिपब्लिक। जिस कंट्री में उसका जो नॉमिनल हेड होगा, हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उसको जनता के द्वारा एक लिमिटेड टाइम टेन्योर के लिए चुना जाता है, उस कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र।
तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? द रिपब्लिक हैज फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, नहीं। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नहीं। इंडिया डज नॉट हैव अ हेरिडिटरी रूलर, बिल्कुल सही, मोनार्क थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, तो कोई भी एक हेरिडिटरी रूलर नहीं है, इसलिए क्या है, हम रिपब्लिक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following words is not in the preamble of Constitution of India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन से वर्ड नहीं है, या कौन सा वर्ड नहीं? सोशलिस्ट बिल्कुल है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल है, डोमिनेशन बिल्कुल है, डोमिनेशन स्टेट, डोमिनेशन स्टेट बिल्कुल सही। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर कहीं क्या नहीं है, हमारे प्रियम्बल में कहीं भी इस वर्ड का यूज नहीं है, पब्लिक वेलफेयर का कहीं यूज नहीं है, तो आंसर क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, फिक्स्ड बाय अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, इट इज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में दिया गया है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द पोस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट, जितनी पोस्ट हो गई, प्रेसिडेंट, कैग ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, इन सब की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सब के सैलरी और अलाउंसेस किसमें मेंशन है? क्लियरली मेंशन है सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आंसर हो जाएगा इट इज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? पहली महिला राज्यपाल किसी भी इंडियन स्टेट की कौन बनी थी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सुचिता कृपलानी, नहीं। सुचिता कृपलानी तो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर रही हैं। चीफ मिनिस्टर कहाँ की थी? यूपी की, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। पद्मजा नायडू ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू क्या थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ, कहाँ की थी? यूपी की, तो पहली फीमेल गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो हमने देखा ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो एनडीए सेकंड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर।